हेलो। हेलो। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके। यहाँ पर सेक्शन 70 और सेक्शन 71 है। सेक्शन 70 इज बेसिकली योर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट। इट मींस विद इन दी हेड आप एडजस्ट करोगे। ये आप दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो विद अदर हेड ऑफ इनकम। जैसे कि हमारे पास सैलरी का आ जाएगा, पीजीपी का आ जाएगा, कैपिटल गेन के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो सेक्शन 70 टॉक्स अबाउट द एडजस्टमेंट मेड विद इन द हेड, विद इन द हाउस प्रॉपर्टी हेड। और सेक्शन 71 व्हेन यू सेट ऑफ योर लॉसेस विद द अदर हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 70 और 71 ने अपनी अपनी बातें कही हैं। फर्स्ट सेक्शन 71 कहता है यस यू कैन एडजस्ट योर हाउस प्रॉपर्टी लॉस विद द अदर हाउस प्रॉपर्टीज एक्ट 1 और एक्ट 2 से आप एडजस्ट कर सकते हो। जबकि सेक्शन 71 कहता है दिस इज परमिसिबल, अलाउएबल। अगेन इंटर हेड एडजस्टमेंट आप एडजस्ट कर सकते हो एक्सेप्ट देयर वाज सर्टेन एक्सेप्शन। इसमें सबसे पहली आपकी एक्सेप्शन आएगी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के साथ में आप अपने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी के हेड को आप कैजुअल इनकम के साथ एडजस्ट नहीं करोगे। दिस इज द रूल और ये हम हर हेड के लिए पढ़ेंगे। ठीक, इवन अगर आप किसी और हेड ऑफ इनकम में जाते हो जो कि हमारे पास में सैलरी का हेड अलाउ होगा, पीजीपी से भी कर सकते हैं हम, कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं, अदर सोर्सेज में से हमने कैजुअल इनकम निकाल देनी है, इसके अलावा बाकी सबसे कर सकते हैं एक्सेप्ट, इससे एडजस्ट कर सकते हैं। बट इस केस में देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख तक की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इन अ केस अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 350 का, 3,50,000 का, तो आई कैन एडजस्ट ओनली 2 लाख, रेस्ट 150 मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। इफ आई एम हैविंग अ लॉस ऑफ 150 तो 150, 1,50,000 का 50, दैट ऑल कैन बी एडजस्टेबल, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। और हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड का अगर स्टिल रिमेन्स रह जाता है कोई लॉस जो आपका एडजस्ट नहीं हुआ, 71 बी, 71 बी टॉक्स अबाउट इट। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और आप कौन से हेड से एडजस्ट करोगे? ओनली विद द हाउस प्रॉपर्टी के हेड से। हम आपको और किसी इनकम से इसे एडजस्ट नहीं करने देंगे। और पीरियड, पीरियड कितने पीरियड तक कर सकते हो? मैक्सिमम 8 ईयर्स तक। दिस पार्ट इज क्लियर? मैम मैम आवाज़ ही नहीं आ रहा था आपका, एक बार मैम रिपीट कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं? इसके कारण मैम आवाज़ नहीं आ रहा था आपका कुछ। अभी तो सुनाई दिया होगा आपको जो अभी बोला है मैंने। यस मैम, ये 1.5 लाख तक, हाँ, लिमिट वाला हो गया था मैम। 3.5 लाख का रहेगा तो 1.5 लाख का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। करेक्ट। इस केस में अगर ये आपका 350 का लॉस है तो दैट 2 लाख कैन बी एडजस्टेड विद अदर हेड, अगर अगर अदर हेड्स में इनकम अवेलेबल है। और रेस्ट 150 क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और यस इफ मैम। इट इज 150 तो ये 150 कैन होनली यस मैम, सेट ऑफ, और ओनली। रेस्ट कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सेक्शन 71B which talks about carry forward losses if in any case आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है which you need which cannot be set off with other heads। हमने इंट्रा हेड देखा, इंट्रा हेड भी नहीं हुआ, इंटर हेड देखा, इंटर हेड भी नहीं हुआ, देन द लास्ट ऑप्शन इज टू कैरी फॉरवर्ड दैट लॉस। अब वो कैरी फॉरवर्ड तो कर लिया, तो अब उसके बाद उसका सेट ऑफ का प्रोविजन क्या रहेगा? तो जो उसका सेट ऑफ का हेड रहेगा, सेट ऑफ इट कैन बी सेट ऑफ विद द हाउस प्रॉपर्टी का हेड ओनली। एंड पीरियड कितने पीरियड के लिए आप उसको कर सकते हो? सेट ऑफ पीरियड कितना रहेगा? इट इज ऑफ मैक्सिमम 8 ईयर्स। 8 ईयर्स के बियॉन्ड वो नहीं रहेगा। लेट्स से अगर आपका लॉस होता है ए वाई 2021 में, तो इसके बाद 8 ईयर्स आपके काउंट करेंगे।
तो आप इस हिसाब से देखेंगे 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29। इस तरीके से दीज आर द 8 ईयर्स, इन 8 ईयर्स तक आपका मैक्सिमम लॉस एडजस्ट होगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाए। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता भी है, जस्ट कीप इन योर माइंड कि हाँ ये जो लॉसेज है वो कौन से पीरियड के, कोई 8 ईयर्स से बियॉन्ड तो नहीं है। आप अननेसेसरी उनको सेट ऑफ ना करने का रिस्क लें। नेक्स्ट साइड इज ऑफ पीजीईपी। पीजीईपी में हमने बात करनी है लॉस ऑफ नॉर्मल बिजनेस, लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, और इसके बाद विल गो विथ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब इनके रूल्स को हमने पढ़ना है। नॉर्मल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात कर रही हूं। इसमें स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए अलग ट्रीटमेंट है। स्पेसिफाइड बिजनेसेस जो आपके सेक्शन 35 के सीरीज में आपको स्पेसिफिक बिजनेस दिए गए हैं, जिसमें आपका होटल बिजनेस आ जाता है, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, उसमें कुछ शुगर केन वगैरह, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयर हाउस वाले बिजनेस में आते हैं। देयर आर सर्टेन लिस्ट जो आपने पीजीपी के चैप्टर में पढ़ी होगी, जो स्पेसिफाइड बिजनेस काउंट करे जाते हैं। अब उनके ट्रीटमेंट को समझेंगे। पहले इन स्पेसिफाइड बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस को कर लेते हैं आफ्टर दैट, क्योंकि इसमें रूल नॉर्मल रहेगा। इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 70 ये कहता है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी adjusted with speculative business income. If you are having multiple speculative businesses, अगर आपके पास multiple businesses हैं, in that case आपकी जो losses हैं सिर्फ दूसरे speculative business की income के साथ ही adjust हो सकते हैं. If you are only having only one speculative business, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक speculative business है, in that case you need to carry forward such business losses. आप उन business losses को क्या करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फॉर दिस कैरी फॉरवर्ड के रूल के लिए वी मूव टू सेक्शन 73, एंड सेक्शन 73 कहता है ओके फाइन, आई एम अलाउइंग यू टू कैरी फॉरवर्ड करो, बट सेट ऑफ किसके साथ होगा, सेट ऑफ का हेड और पीरियड। सेट ऑफ का हेड वुड बी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम, और सेट ऑफ का पीरियड जो मैक्सिमम रहेगा इज गोइंग टू बी ऑफ 4 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स 4 ईयर्स के बियॉन्ड नहीं जाएगा। For this specified business, again section 70 said same thing. Specified business losses can be adjusted with the loss of specified business income only. Set off और carry forward के लिए we are having now section 74.
with the specified business only. और पीरियड यहाँ पर हमारे पास में आता है, इट इज ऑफ इनडेफिनेटली। इस तरीके के इन दोनों बिजनेस का ट्रीटमेंट रहेगा। फॉर नॉर्मल बिजनेस सेक्शन 70, 71 इसी तरीके के सेम एक्ट करेंगे। Within the head, adjustment, inter-sorter adjustment is allowable. Same thing. Section 71 में except casual income के साथ you will have now salary. Casual income के साथ आपके पास क्या आएगा? सैलरी इसके अंदर कवर अप किया जाएगा। इन दैट केस नाउ हमारे पास अब जो हेड्स अवेलेबल होंगे, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज एक्सेप्ट कैजुअल इनकम, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। कैरी फॉरवर्ड के लिए वी आर गोइंग टू रीड सेक्शन 72, सेट ऑफ विथ पीजीपी हेड ओनली, पीरियड सेम 8 years। यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर हैं? Yes, ma'am. मेरी स्क्रीन नहीं शो रही, मेरी हो रही स्क्रीन है। विजिबल। नेक्स्ट इज योर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए ऑल्दो यहाँ पर सेक्शन हम सेट ऑफ वाले पार्ट में देखें, इस सेक्शन गवर्न नहीं करते, इसको पीजीपी का ही सेक्शन गवर्न करता है अनअब्जॉर्ब के रूल्स को। और सीधी सी बात यहाँ पे करेंगे कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप एडजस्ट करेंगे सबसे पहले अपने बिजनेस से, और इसका भी अगर आपका सेट ऑफ नहीं हो पाता है, अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता है, इन दैट केस आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सेम लाइक स्पेसिफाइड बिजनेस की तरह, सेम लाइक स्पेसिफाइड बिजनेस की तरह इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक ये कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। तो आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है पीजीपी की कम से तब फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट वहाँ से एडजस्ट होगा, नहीं हो पाता
देन आप दूसरे हेड के साथ भी उनको शेयर एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम एंड सैलरी। और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता, सेट ऑफ वुड बी फॉर इनडेफिनेट पीरियड, सेट ऑफ वुड बी इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए रहेगा। आगे इसकी हियरार्की एक मैं आपको बताऊंगी, इसकी हम एक हियरार्की करेंगे किस तरीके से। मान लो अगर ये साइमल्टेनियसली सारे लॉसेस हों, नॉर्मल बिजनेस लॉस और करंट ईयर का लॉस है, हियरार्की वुड बी लाइक दिस। सबसे पहले आप करंट ईयर की इनकम निकाल रहे हैं, पीजीईपी की इनकम है, लेट्स से वन बिजनेस की इनकम है, सेकेंड बिजनेस का लॉस है। तो इन केस फर्स्ट जो हमारी प्रेफरेंस रहेगी दैट वुड बी करंट ईयर लॉस। करंट ईयर लॉस के बाद विल एडजस्ट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, और उसके बाद विल लेस दिस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्योंकि लॉसेस के लिए तो वी आर हैविंग 8 इयर्स का पीरियड, पर ये है कि जस्ट मेक श्योर कि पहले आपने करंट ईयर के लॉसेस को एडजस्ट करना है, फिर उसके बाद कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को आप एडजस्ट करेंगे। और ये करंट ईयर लॉसेस से भी पहले आप एक चीज से ध्यान रख लें, जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। इज दिस पार्ट इज क्लियर? और ये जो प्रोविजन है, ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला, ये सेक्शन 32 के अंदर फॉल करेगा। ये आपका कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर को रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूंगी इसमें। हमारे पास नेक्स्ट हेड कौन सा बचा? कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन के हेड को करेंगे हम आगे। कैपिटल गेन के हेड में वी आर हैविंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे कैपिटल एसेट, और उन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, इसमें देयर इज अ सिंपल रूल। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, इट कैन बी एडजस्टेड विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है, इट कैन ओनली बी एडजस्टेड विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपल सी रूल। जब हम इसकी सेट ऑफ की बात करते हैं, सेट ऑफ के केस में रूल इज, अभी तो हम सेम हेड पे करेंगे, सेक्शन 74 रेफर करेंगे। सेक्शन 74 में सेट ऑफ का जो हेड दिया हुआ है, सेट ऑफ का जो हेड दिया हुआ है दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल गेन के हेड से ही एडजस्ट होंगे आपस में, और पीरियड वही 8 इयर्स का ही रहेगा, और सेम रूल एप्लीकेबल होंगे। जो रूल अभी हमने डिस्कस करे, शॉर्ट टर्म वाले को हम लॉन्ग टर्म से और शॉर्ट टर्म दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म वाला कैन बी एडजस्टेड विद द लॉन्ग टर्म लॉस ओनली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। इज दिस पार्ट इज क्लियर? कैपिटल गेन वाले पार्ट क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट हमारे पास चलता है नेक्स्ट फिफ्थ हेड, अदर सोर्सेस का हेड। अदर सोर्सेज के हेड में
पहला आया एग्जाम्प्ट इनकम के बारे में बताऊंगी, कैजुअल इनकम के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अदर इनकम रहेगी, उसके बारे में रूल हम पढ़ेंगे। एग्जाम्प्ट इनकम इन अ सेंस, जिसे मैं लेके चलूं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, ठीक है। दिस इज अवेयर कि हाँ भी एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है। इसी एग्रीकल्चर इनकम ना होके यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले बिजनेस में अगर लॉस हो जाए तो देयर विल बी नो सेट ऑफ अलाउड। यानी कि अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम, जिसे कोई भी इनकम है जो कि एग्जाम्प्ट होती है, अगर उस पर्टिकुलर हेड में आपको लॉस हो जाए, उस पर्टिकुलर हेड में अगर लॉस हो जाए तो उस लॉस को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, एज उसकी इनकम भी, एज उसकी इनकम क्या है, एग्जाम्प्ट है। तो जब उसकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है तो उसके लॉस का भी कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। कैजुअल इनकम के केस में नो एक्सपेंडिचर अलाउड, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपने कि यहाँ पर कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता। व्हेन नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड तो लॉस का सिचुएशन नहीं आएगा। इवन इफ दिस लॉस है तो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ, इसको हम सेट ऑफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, इसके प्रोविजन सेम आपके ये स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह चलेंगे। इस हेड का बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड विद दी, इस बिजनेस की इनकम के साथ। और अगर सिर्फ एक ही बिजनेस है, एक ही जगह के बिजनेस में लॉस आ रहा है, इन दैट केस आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करोगे, और जो उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे उसके लिए पीरियड आपको सेम 4 years का ही मिलेगा। इस चीज में एक चीज ध्यान रखना कि रेस हॉर्स में जो प्राइज मनी मिला उसकी इनकम सेपरेट है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ फिलहाल क्योंकि वो मानी जाती है कैजुअल इनकम। अगर मैंने रेस पे पैसा, हॉर्स पे पैसा लगाया है, उससे मैं कुछ रिवॉर्ड मनी जीत गई हूँ तो वो मेरी कैजुअल इनकम कंसीडर करी जाएगी। बट अगर मैं इन रेस हॉर्सेस को कंडक्ट कर रही हूँ, ऐसी एक्टिविटी कर रही हूँ जिससे कि ये रेस हॉर्सेस मेंटेन हो रहे हैं, इन दैट केस, वो इनकम यहाँ पर फॉल करेगी, दैट विल बी कंसीडर एज माय बिजनेस इनकम, और इस पर्टिकुलर हेड में हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा कोई और इनकम बच जाती है, उसके लिए सिंपल सा रूल है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। इट कैन बी एडजस्टेड विद अदर हेड्स ऑफ इनकम, बट रूल इज कि वो आपका कैजुअल इनकम के साथ नहीं एडजस्ट होगा। सेक्शन 70 जिसे अलाउ कर रहा था वो अलाउ करेगा, सेक्शन 71 भी आपको अलाउ कर देगा एडजस्ट करना इंट्रा हेड से। बट यहाँ पर वही ध्यान रखें, कैजुअल इनकम से एडजस्टमेंट नहीं होगी, कैजुअल इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगी। दूसरे हेड से आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पर मेजर आता है कि यहाँ पर नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस would be permissible। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस परमिसिबल नहीं होगा। इस पर्टिकुलर हेड का कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड के लिए अलाउड नहीं होगा। आप सेम पीरियड में एडजस्ट करना चाहते हैं, सेम पीरियड में एडजस्ट कर सकते हैं, बट कैरी फॉरवर्ड इसका अलाउड नहीं होगा। ट्रिपल वन ए के भी लॉसेस शॉर्ट टर्म ही है, ट्रिपल डबल वन टू का जो आपने बोला है लॉन्ग टर्म है, रूल सेम ही है उसमें। आपसे जितने मर्जी सेक्शन दे दो साक्षी, उसमें हार्डली मैटर्स। इवन डबल वन टू वाला जो है वो भी नॉर्मल वाले से एडजस्ट हो सकता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा।
ये तो हो गए हमारे सारे हेड्स वाइज, हमने एडजस्टमेंट सीखा। इसके बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे आपके मॉड्यूल का। यहाँ पर अब जो मेरे पास पढ़ाने वाला रह गया, देखें जो आपके पास ये अमेल्गमेशन या डिमर्जर वाले रूल्स दिए हुए हैं, प्रोप्राइटरी कंसर्न इनटू पार्टनरशिप फर्म, और ये लॉसेस का कन्वर्जन इनटू एलएलपी वाला, बैंकिंग कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर डिमर्जर में लॉसेस सेट ऑफ होना, द रूल यहीं पे निकल के आएगा। ये जो पुरानी कंपनी के लॉसेस हैं वो नई कंपनी को मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और एक कंडीशन आपके मॉड्यूल पे दी हुई है, जस्ट यू हैव टू रीड देम। सारी कंडीशन कौन कौन सी है जिनके फुलफिल होने पे लॉसेस सामने वाली कंसर्न को मिल जाएंगे फॉर दी एडजस्टमेंट। तो इसमें इतना डिस्कशन वाला कुछ नहीं है, बस मेरे को एक क्वेश्चन इस सेट ऑफ के ऊपर कराना है। दूसरा पार्ट जो हम करेंगे, फर्म और कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होना, उसमें कैसे इम्पैक्ट आएगा, सेक्शन 78 जो हम डिटेल में करने वाले हैं एक और। अब अगर मॉड्यूल आपके हाथ में है, यू कैन सी उसमें सिर्फ कंडीशंस लिखी हुई हैं। 78 सेक्शन 78 पे क्वेश्चन आता है और वी आर गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन। ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बना के दिया है, दिस इज अ जर्नल फॉर्मेट, और इसमें आपके जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं वो एक एक टॉपिक के बात कर रहे हैं कि इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट आपने कैसे करना है, उस बेसिस पे दिया है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 2। जो सी इलस्ट्रेशन मैं करवा रही हूँ, इसके अलावा रेस्ट जो इलस्ट्रेशन होंगी दैट इज योर पार्ट ऑफ योर होमवर्क। आप वो जो होमवर्क में करेंगे। दिस इज द होल क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन रीड आउट करेगी क्लास। ये क्वेश्चन रीड आउट करो, देखो कौन कौन से हेड की इनकम है और इसको हम एडजस्ट करना सीखेंगे, किस तरीके से एडजस्ट करेंगे।
नहीं, इसकी है, वो खाया था बर्गर सा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। मैंने यहाँ सबसे पहले क्या करना है, मैंने हेड्स बनाए। कौन कौन से हेड्स की मेरे पास इनकम है और लॉसेज है। सैलरी, किसी एग्जाम में क्या होगा, अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है तो आप सिंपली डिसाइड नहीं कर सकते मुझे कौन सी इनकम को किससे एडजस्ट करना है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। आप किस तरीके से वर्किंग नोट पे काम करें, मैं वो बताना चाहूंगी आपको। मैंने सारे हेड्स लिख लेने हैं। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। सैलरी हेड में आई एम हैविंग इनकम ऑफ 260। इस केस में ए में हमारे पास में 60,000 का प्रॉफिट है। बी प्रॉपर्टी में 280 का लॉस है। यहाँ पर स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है 20,000। बिजनेस इनकम है ओनिंग एंड मेंटेनिंग। एग्रीकल्चर बिजनेस 125। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव है, लॉस ऑफ 1 लाख। लॉटरी भी मेरी अदर सोर्सेज की इनकम है 10,000। हॉर्स रेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैजुअल इनकम। ये सारी कैजुअल इनकम्स होगी। लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस की इनकम। हम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स नहीं कर रहे, रेस हॉर्स से पैसे जीते हैं वो। ये मेरी सारी क्या होंगी, कैजुअल इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस 70,000 नेगेटिव। दिस इज आवर इंटरेस्ट इनकम। अदर सोर्सेज की इनकम है हमारी 70,000 का लॉस यहाँ पर भी है। तो यहाँ देखें दे आर फुल ऑफ लॉसेस। कुछ जनरल रूल्स हैं, उन जनरल रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो करते हुए सबसे पहले कुछ चीजों को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट थिंग, कैजुअल इनकम और जो रेस हॉर्सेस की इनकम है, इससे हम कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। दिस आर पार्ट ऑफ कैजुअल इनकम, इनसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम जस्ट एक्सक्लूडिंग दैट इनकम, क्यों मेरी नजर में आया ही ना कि इनसे कुछ नहीं करना। एग्रीकल्चर बिजनेस, जब एग्रीकल्चर बिजनेस की इनकम पे टैक्स नहीं है तो लॉस को भी एडजस्ट हमने नहीं करना है। ठीक, ये पार्ट भी क्लियर। अब ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये हमने अभी पढ़ा है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस किसकी इनकम से एडजस्ट होंगी,
सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाली से ही एडजस्ट होंगी, तो किसी और से एडजस्ट करने की कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनती. सिंपली विल गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड दिस पार्ट. यहाँ तक क्लियर क्लास को कि नहीं? मुझे ये बताएंगे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यस मैम. फाइन. नेक्स्ट थिंग इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए हमने रूल पढ़ रखा है कि वो किस इनकम के साथ एडजस्ट होगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा. तो व्हाट आई एम डूइंग हियर कि जो जो इररिलेवेंट पार्ट है या जिसको हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते, आई एम जस्ट एक्सक्लूडिंग देम. मैं उनको यहाँ से सेट असाइड कर रही हूँ कि ताकि हमारी नजर में ये चीजें आए ही ना. तो अब हमारा जो फोकस एरिया इट इज ऑफ सैलरी 260. हाउस प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी है. यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे? जस्ट कीप इन योर माइंड, हमेशा सबसे पहले क्या होती है, हमने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करनी है. पहले हम अपने घर में एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे. ऐसे ही जब हमें कभी पैसों की जरूरत होती है, सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं. अगर ये ना केस, अगर आप काम भी कर रहे हो कुछ, अगर आप अपने नीडी यानी फैमिली मेंबर्स के पास जाते हो, अगर कुछ नीड होती है, अगर वहां से हेल्प नहीं होती तो आप घर के बाहर अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो और उनसे पैसे बोरो करते हो. तो सेम वे ऐसे ही है, पहले हम अपने हाउस पर्टिकुलर हेड में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे. तो यहाँ पर देखते हैं, एडजस्ट मैंने कर दिया हाउस प्रॉपर्टी 1 की इनकम को दूसरे के लॉस के साथ. स्टिल देयर इज अ लॉस. स्टिल देयर इज अ लॉस. जो लॉस कितने का है? 2,20,000 का लॉस अभी भी बच जाता है. यहाँ पर मेरे पास इनकम है 260 की. ये था स्पेकुलेटिव इनकम, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम, और एक नॉर्मल बिजनेस लॉस है. ठीक है. अब ये जो नॉर्मल बिजनेस लॉस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है, इनकम और लॉस, इसका लॉस किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, बट बिजनेस का लॉस इस पर्टिकुलर इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है. तो अगेन मैं यहाँ पर भी क्या करूंगी? सेट ऑफ कर दूंगी. तो यहाँ पर मेरे पास जो नॉर्मल बिजनेस लॉस बचेगा, दिस इज माय बिजनेस लॉस. यहाँ से मेरे पास इनकम है, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम. यहाँ पर अभी भी मेरे पास 70,000 का लॉस है जो मुझे एडजस्ट करना है. तो मेरे पास जो इनकम बची 260, 30,000. दिस इज योर सैलरी और कैपिटल गेन. लॉसेस जो मेरे पास है वो हाउस प्रॉपर्टी का भी है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने अभी आपको रूल पढ़ाया था कि अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्ट करना है लॉस किसी और हेड के साथ, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम? 2 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जो रेस्ट 20,000 है, इस 20,000 इज सिंपली क्लियरली जो मेंशन आता है, इट नीड टू बी कैरी फॉरवर्ड. इसको कैरी फॉरवर्ड 20,000 को तो करना ही करना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. फिर बिजनेस इनकम, बिजनेस लॉस सॉरी, 110 और इंटरेस्ट इनकम. अगर मैं एक रफ टोटल देखूं, 380, 290 की इनकम है, 380 के लॉसेस है. अब किस तरीके से हमने एडजस्ट करना है और इसके पीछे हमारा क्या रीजन रहेगा, किसकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, इसके लिए नाउ इट इज योर माइंड गेम. यहाँ पर हमारा दिमाग लगेगा. दिस इज आर पार्ट ऑफ आवर मेंटल एक्सरसाइज. अब देखें, ये रूल तो क्लियर है, जो बिजनेस की इनकम, बिजनेस का लॉस है, वो सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता. बिजनेस का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता. इज दिस पार्ट इज क्लियर? ये इससे एडजस्ट नहीं हो सकता, नो विथ सैलरी. इंटरेस्ट इनकम, अदर सोर्सेज का अगर मैंने इस लॉस को सेट ऑफ छोड़ दिया, अगर मैंने इसका लॉस का सेट ऑफ नहीं करा, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती. इसको मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती. बचा फिर हमारा ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस. अब इसको कैसे कैसे एडजस्ट करना है इसको हम देखते हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, सैलरी से मैंने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट कर देना है. सैलरी से
260 की है, मैंने इससे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट कर दिया, स्टिल मेरे पास कितना स्कोप बच गया, 60,000 का स्कोप बच गया। अब इस 60,000 के स्कोप को मैं किसके लिए यूज कर सकती हूँ, आई कैन यूज विद दिस इंटरेस्ट इनकम। तो मैं इंटरेस्ट इनकम से इसको, इंटरेस्ट इनकम का जो पार्ट है वो से एडजस्ट कर लूंगी। 70,000 में से 60,000 एडजस्ट हो गए, बैलेंस कितना बच गया, 10,000 स्टिल रिमेन्स। नेक्स्ट इसको मैं एडजस्ट कर लूंगी अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ। तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज हियर, माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज हियर कि इंटरेस्ट वाला लॉस मुझे कैरी फॉरवर्ड को नहीं मिलना है, तो बेटर इज दिस कि मैं इसको एडजस्ट कर दूं, इसको सबसे पहले एडजस्ट करूं और बिजनेस इनकम को इसके बाद एडजस्ट करूं। तो आई एम गोइंग टू एडजस्ट बिजनेस इनकम ऑफ 20,000 हियर, और यहाँ पर स्टिल आई एम गोइंग टू रिमेन विद दिस लॉस। ये पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों की नहीं, ये जो एडजस्टमेंट मैंने करा है इज इट क्लियर कि नहीं? कोई कंफ्यूजन, कोई हौच पौच लग रहा हो, जस्ट आस्क मी। कुछ पार्ट क्लियर नहीं हो तो, although this is the part of my working note, once I am done with this working note it is very much easy for me to do the questions। तो मुझे solution देना, I can do it in a very easy way। Is it okay or not, just let me know। Class, you can respond at least। Is it clear Yes, ma'am. or not? Yes, ma'am. Working is clear. Now this is your whole structure working। Now you, how you are going to represent in this work, अपनी solution किस तरीके से represent करोगे आप एग्जाम में? अब मेरा वर्किंग नोट रेडी है, यहाँ पर हम सिंपली हेड वाइज लिखते जाएंगे। सैलरी हेड की इनकम, आपने सैलरी हेड की इनकम 2,60,000 लिखना है, लेस सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, लेस क्या आ जाएगा, नहीं। हाउस प्रॉपर्टी के सेट में हाउस प्रॉपर्टी के हेड की इनकम लिखेंगे, ए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इट इज ऑफ 60, बी का लॉस
यहाँ से आपका आएगा आउटर हेड में नहीं लेके जा रही मैं इसे फिलहाल। रुपी 20,000 लॉस इज कैरी फॉरवर्ड। रुपी 2 lakh loss is adjusted with salary head। अगेन यहाँ पर आउटर पार्ट में we are going to take it as 0। Next is your capital gain का head। A short term capital gain, B लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि नेगेटिव फ्रेम में है। शॉर्ट टर्म वाला वी आर हैविंग 30,000, यहाँ से लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेस जीईपी का लॉस। इस हेड में भी नल आ गया। जीईपी का बिजनेस लॉस, इसमें रुपी 10,000 adjusted with short term capital gain and rest rupee 1 lakh is carry forward। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वी आर हैविंग लॉस 1 lakh का, नहीं लिखेंगे 1 lakh टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये भी कैरी फॉरवर्ड में जाएगा। बेस्ट हेड हमारे पास बचता है अदर सोर्सेस का। अदर सोर्सेस में फर्स्ट एग्रीकल्चर लॉस 125, नॉट अलाउड फॉर सेटअप, और रादर हम इसे इनकम का, इसको आप ऐसा करें एग्रीकल्चर वाले को यू कैन गिव इट इन द नोट एज वेल कि आप इसको इग्नोर क्यों कर रहे हो। ठीक है, एज एन एग्जाम इनकम है इसलिए हम इसके लॉस को भी ले रहे हैं। Is to be carry forward। Next interest income, rupees 60K adjusted with salary rupees 10K with short term capital gain
तो यहाँ पर नील बाहर आएगा, यहाँ से भी 0 बाहर आएगा। लास्ट हमारे पास आती है कैजुअल इनकम, जो कि सिर्फ एक लौती इनकम बचेगी जिसके ऊपर ये टैक्स पे करेंगे। कैजुअल इनकम में लॉटरी, $10,000 और 1,70,000। और इसी के हिसाब से आप ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट कर लेंगे। और एग्जाम में अगर कई बार ये भी हो सकता है आपसे एक टेबल भी बनवाई जाए कि कैरी फॉरवर्ड कौन से होंगे, तो आप सिंपली कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के नाम लिख सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड किन किन को करना है, एक बिजनेस का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, दिस इज अ समरी राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस और रेस बिजनेस का होश। इस तरीके से यू कैन राइट। मैम एक बार पीजीबीपी वाला दिखाइएगा। कैपिटल गेन 10 ही एडजस्ट करें, तो यहाँ 1 लाख रह जाएगा। थैंक यू मैम, हो गया। Okay. I hope concept is clear to you people. Main, see, this is the ये भी अभी भी simple Yes. question में से है. The thing is sometimes you have to take the decisions जहाँ पर there is a variation of tax rates. Like in a case long term capital gain, इसका 20% टैक्स रेट है, ठीक है। अब देयर माइट बी अ सिचुएशन जहाँ पर आपका टैक्स रेट 20% वाली इनकम से आप प्रेफरेंस दो, या लेट से आपका स्लैब रेट में जो इफेक्टिव रेट आता है इट इज ऑफ 5% अदर इनकम के साथ, तो मैं प्रेफरेंस किसको दूंगी, 20% वाले से एडजस्ट करने की, कि मेरी ये इनकम 20% वाली खत्म हो जाए, मुझे 20% का टैक्स ना देना पड़े और इफेक्टिव रेट स्लैब वाला मुझे 5% देना पड़े। तो यहाँ पर ये हमारी डिसीजन मेकिंग रहती है। तो यहाँ पर जब भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम दिख रही होगी, ऑल्दो इस केस में तो लॉस आया था, अगर इनकम दिख रही होगी तो यहाँ पर यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आप किससे एडजस्ट करो। इन अ सेंस मैं अगर आपको बोलूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम जो 20% में टैक्स होना है वो 150 है, और रेस्ट सैलरी की इनकम इट इज 3 लाख, एंड नाउ यू आर हैविंग हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ऑफ 50,000, ठीक है। अब प्रेफरेंस आप 50,000 को दोनों में से किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर देखो मैं इसे लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करती हूँ, अगर मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस किससे देती हूँ, लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करने की, इन दैट केस माय सैलरी इनकम वुड बी 3 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी 1 लाख। टैक्स रेट देखें आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% लगेगा 20,000 का, और सैलरी के ऊपर 3 में से 250 तो गए, फर्स्ट 250 पे नो टैक्स, रेस्ट 50,000 पे
वी आर गोइंग टू पे 5% का टैक्स। तो टैक्स वुड बी लाइक दिस 22,500, इस तरीके से आएगा। मैं अभी रिबेट को डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। फिलहाल देखिए टैक्स का अमाउंट कितना बन रहा है 22,500। अगर मैं इसकी सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स करूँ, अब मैं इसे एडजस्ट करूंगी सैलरी के साथ में, सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट करूं। इन दैट केस सैलरी इनकम हो जाएगी 250, लॉन्ग टर्म हो जाएगा 150, 150 के ऊपर 20% 30,000 और यहाँ पर 0। नाउ यू कैन सी, बस मेरा एक हेड चेंज करने से आई एम बीइंग एबल टू सेव। कितना मैं डायरेक्टली सेव कर पा रही हूँ? 7,500 आई कैन सेव। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक सच डिसीजन मेकिंग एज वेल कि हम कौन सी इनकम के साथ एडजस्ट करें जिससे हमारा टैक्स भी रिड्यूस हो, एंड दिस इज अलाउएबल। ऐसा नहीं है कि आप कोई टैक्स इवेजन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, दिस इज परमिसिबल, दिस थिंग इज परमिसिबल और आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये पार्ट समझ में आया? मैंने क्या समझाने की कोशिश करी आप लोग को कि हाउस सेट ऑफ के चैप्टर में जो कंटेंट है वो तो आपका बहुत छोटा सा कंटेंट है, जो टॉपिक्स है बहुत छोटे से हैं, जो बातें याद रखने वाली समझने वाली है। थिंग इज उसकी एप्लीकेशन में टाइम लग जाता है कि हमने कौन से पार्ट को कैसे एडजस्ट करना है एंड विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर द टैक्स पेयर, उसको हम यूज करेंगे। विद दिस एक हम ये इलस्ट्रेशन 7 में कुछ 2-3 नई बातें मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके प्रोविजन पढ़िएगा, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से प्रोविजन में कुछ नया आएगा आपके सीखने वाला। Although we don't expect such question from this topic, मैं 1 मिनट ये क्वेश्चन कॉपी कर लूँ अपने पास। दिस इज द क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन रीड करेंगे। एक मैं रूल आपको बता देती हूँ, आप जब भी ये टॉपिक पढ़ेंगे अपने मॉड्यूल में से, यहाँ पर एक पॉइंट दिया होगा आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न का हर एक हेड के नीचे आपको पॉइंट दिया होगा। ये हम रिटर्न वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ऑल्दो हम यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं उसको। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, इन दोनों के जो लॉसेस हैं ये आप तब भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है विद इन द टाइम पीरियड।
जो रिटर्न फाइलिंग का टाइम पीरियड है, अगर उसमें आपने फाइल नहीं करी है रिटर्न, तब भी आप इन पर्टिकुलर हेड के लॉसेस को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई बिजनेस है, उसका कोई बिजनेस का लॉस है या सेल आपका कैपिटल गेन का लॉस है, अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करे हैं तो आप उसका एडवांटेज नहीं ले पाओगे, आप सेट ऑफ के लिए नहीं एक्ट कर पाओगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मिस्टर अरुण इज रनिंग सेवरल बिजनेसेस सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट हिज टैक्सेबल बिजनेस इनकम। रेडीमेड गारमेंट्स, करंट ईयर की इनकम है 1 लाख, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है 230, ईयर कौन से रिलेट करता है, इट इज रिलेटिंग टू ईयर 14-15, बिजनेस कंटिन्यूड है, डिसकंटिन्यूड नहीं है, बिजनेस अभी भी चल रहा है। जस्ट चेक इट आउट कि 14-15 का लॉस क्या अभी हम कैरी फॉरवर्ड के लिए एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं। वी आर वर्किंग फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। क्या बिजनेस लॉस मैक्सिमम कितने टाइम तक एडजस्ट हो सकते हैं, 8 इयर्स तक। जस्ट क्विकली टेल मी कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो या नहीं। जस्ट काउंट इज 14-15 onwards, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो वी आर स्टिल हम टाइम पीरियड में है, वी कैन एडजस्ट दिस लॉस। रिटेल ऑफ कॉस्मेटिक्स 80,000 करंट ईयर की इनकम है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 170, 2001 को रिलेट करते हैं, 50,000 अनअब्जॉर्ब डिप्रेशन 15-16 को, बिजनेस स्टिल कंटिन्यू। क्या 170 का लॉस हम एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं। क्या 170 का बिजनेस लॉस है, इज इट विद इन द टाइम पीरियड। करेक्ट, उसको हम आगे नहीं लेके जा सकते कि इट बियॉन्ड 8 ईयर्स से हो चुका है, नाउ इट इज ऑलमोस्ट 21 ईयर्स हो चुके हैं पास। Unabsorbed depreciation can be adjusted or not, just let me know. Unabsorbed depreciation can we adjust this unabsorbed depreciation? Yes. Yes, ma'am. Next, wholesale of soft toys. Current year income is nil, business got discontinued, बिजनेस अब नहीं चल रहा, 17-18 में बिजनेस बंद हो गया एंड स्टिल वी आर हैविंग 80,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। सी यू कैन एडजस्ट सच लॉसेस, आप एडजस्ट कर सकते हो इवन योर बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन एडजस्ट दिस बिजनेस लॉस। कंटिन्यूएशन इज नॉट नेसेसरी, टाइम पीरियड इज नेसेसरी। होलसेल ऑफ फ्रूट्स, होलसेल ऑफ फ्रूट्स 30,000 बीइंग बैड डेट रिकवरी, सेक्शन 41 में डीम्ड इनकम है। मैम एक बार होलसेल ऑफ सॉफ्ट टॉयज का द्वारा बताना। सॉफ्ट टॉयज वाला, यस मैम। होलसेल ऑफ सॉफ्ट टॉयज वाले के केस में आपके पास में 80,000 का बिजनेस लॉस है, जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है बिजनेस बंद हो गया है। अगर आपका बिजनेस बंद भी हो जाता है, स्टिल आप उन बिजनेस के लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हो आने वाले 8 साल तक, जो भी आपका टर्म पीरियड है 8 साल तक उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने किसी दूसरे बिजनेस इनकम के साथ भी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस चलेगा
तभी आप लॉसेस एडजस्ट कर सकते हो। अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस लॉसेस नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके मैम। Continuation of business does not affect our ability to carry forward and set off such losses. Now coming to wholesale of fruits वाले केस में, there is a current year income being bad debt recovery 30,000. So this is your deemed income. Brought forward losses are 70,000. बिजनेस के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है 70,000, बट ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है कौन से ईयर को रिलेट करते हैं? 3 और 4 को, 3-4 को रिलेट कर रहे हैं। क्या इस लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं? नो मैम। अगर हम देखें कि इट इज वेरी मच क्लियर कि हाँ जी ये बिजनेस आपका 8 इयर्स का लॉस एक्सपायर कर गया है, 8 इयर्स का लॉस हो गया है, तो वी कैन नॉट कैरी एडजस्ट दिस लॉसेस, बट देयर इज एन कंडीशन। यहाँ पर एक कंडीशन हम सीखेंगे। अगर इफ यू आर हैविंग डीम्ड इनकम, if you are having deemed income under section 41, if you are having deemed income under section 41(4), which talks about recovery of bad debt, which talks about recovery of bad debt, in that case, if you are having these unabsorbed business losses, if you are having business losses, you can adjust such business loss from this recovery of bad debt. What this provision is saying? Provision is saying, if in case in future you are getting the deemed income under section 41(4), which is of recovery of bad debts, in that case you can adjust your brought forward losses even if it is beyond 8 years, if it is beyond 8 years, but to the extent of that income you can adjust your losses with that particular income only. तो यहाँ 30,000 की अगर इनकम है, although 70,000 का लॉस है, but we can adjust 30,000 only. If you are having deemed income of 80,000, whole 70,000 can be adjusted. बट द कंडीशन फैक्टर हियर आर कि वो इनकम होनी चाहिए ये पर्टिकुलर ड्रीम्ड इनकम, और टू दिस एक्सटेंट जितनी इनकम है उतना ही हम परमिसिबल करेंगे, उसके बियॉन्ड हम परमिसिबल नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ वाले केस में, ये 170 वाले केस में आपकी इनकम डीम्ड इनकम नहीं थी, आपकी इनकम डीम्ड इनकम नहीं थी, नॉर्मल इनकम थी। दैट्स व्हाई वी सेड कि 8 इयर्स का पीरियड बियॉन्ड हो गया, वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट, but here we are having this income of bad debt. Now second part में देखेंगे ऑप्टिकल बिजनेस में। ऑप्टिकल बिजनेस में अगेन सेम थिंग इज कमिंग। करंट ईयर इनकम 30,000, यहाँ पर जो आपको दिया है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ 70,000, ईयर इज 2-3, और बिजनेस डिसकंटिन्यू किसमें हो गया? 3-4 में बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया। 3-4 में क्या हो गया आपका? बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया। अब क्या इस केस में हमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मिल जाएंगे? क्या यहाँ पर भी हमें एडजस्टमेंट करने को मिलेगी? यहाँ पर दूसरा पार्ट निकल के आता है इस प्रोविजन का। इस पहले वाले होलसेल फ्रूट में सिचुएशन देखें, लॉस कौन से पीरियड का था? जिस साल बिजनेस बंद हुआ। लॉस कौन से पीरियड का था? जिस साल बिजनेस बंद हुआ। ऑप्टिकल वाले में लॉस कौन सा है? कौन से मंथ का, कौन से ईयर का है? लॉस बिजनेस बंद होने से 1 साल पहले वाला। तो उस केस में ये प्रोविजन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि सेम ईयर ऑफ लॉस एंड ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, इससे, जबकि ऑप्टिकल वाले केस में दिस पीरियड इज नॉट सेम। एज दिस पीरियड इज नॉट सेम, इन दैट केस आपकी इनकम लेंगे हम, वी आर नॉट अलाउइंग दिस पर्सन टू एडजस्ट दिस लॉस विद दिस इनकम। ये प्रोविजन क्लियर है कि नहीं? ऑल्दो आप मॉड्यूल में जब रीडिंग करेंगे, मॉड्यूल में विल फाइंड दिस प्रोविजन, मॉड्यूल में आपके प्रोविजन लिखा हुआ है, व्हेन यू मेक अ रीडिंग
तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसकी। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 90,000 की करंट इनकम, 15,000 डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। 90,000 की बिजनेस इनकम, 15,000 की इनकम आएगी आपकी डिविडेंड की। तो ऐसे केस में दिस इज योर इनकम, बिजनेस की रहेगी। डिविडेंड की इनकम कौन से हेड की इनकम होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मेडिसिन बिजनेस में जाते हैं, 40,000 का मेडिसिन बिजनेस, देयर आर 40,000 का बेड डेट रिकवरी, कोई लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं है, बिजनेस कंटिन्यूड नहीं है, 95-96 में ओवर हो गया है, फाइन ये हमारी सीधी सीधी इनकम कंसीडर करी जाएगी, इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉ स्कूल यूनिफॉर्म 40,000, 14-15, नो रिटर्न इज फाइल। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया था जहां पर रिटर्न फाइल नहीं होगी, विद इन द टाइम पीरियड, तो हम लॉसेस को एडजस्ट नहीं करने देंगे। तो सेम चीज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म की रिटर्न फाइल नहीं हुई है, बिजनेस भी बंद हो गया है, इन लॉसेस को हम एडजस्ट नहीं करने देंगे। तो रिटर्न फाइल करना इज द की फैक्टर कि आप रिटर्न फाइल करेंगे। हाँ, दो चीजों के लिए रिटर्न फाइल मैंडेटरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए, सेकेंड आपके अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए। रेस्ट सारी आइटम्स, सारे लॉसेस के लिए यू नीड टू फाइल योर रिटर्न। इज दिस पार्ट इज क्लियर? बिजनेस इनकम अगर हम ले, एक्सक्यूज मी मैम, हाउस प्रॉपर्टी और किस चीज के लिए अनअब्जॉर्ब बोले? रिटर्न डेप्रिसिएशन, फाइल। अनअब्जॉर्ब ओके डेप्रिसिएशन। मैम, थैंक यू। मैं बिजनेस वाइज लेके चलती हूँ। फर्स्ट इज रेडीमेड गारमेंट्स, इसमें 1 लाख की इनकम रहेगी। क्या ऐसा करते हैं, मॉड्यूल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो नेक्स्ट प्रोविजन कराने में वो करवा सकूं। इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। रेडीमेड गारमेंट इनकम लेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट करेंगे, 130 की फिगर आएगी। रिटेल ऑफ कॉस्मेटिक्स में कंपनी की इनकम लेंगे, करंट ईयर की इनकम आएगी। सॉफ्ट टॉयज में करंट ईयर की इनकम निल, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 80,000 यू गोइंग टू एडजस्ट। करंट ईयर का बेड डेट रिकवरी और टू दैट एक्सटेंट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट करेंगे एज वी डिस्कस। रिकवरी ऑफ बेड डेट के केस में इफ यू आर हैविंग कुछ सर्टेन लॉसेस which relate to your year in which the business got discontinued, उस year के हम losses को adjust कर सकते हैं। But same thing not fit with the optical business, जिसमें we are only taking the income, we are not allowing any adjustment. Investment income 90,000, rest other sources में we are putting the dividend income. Medicine के केस में 40,000 bad debt recovery. School uniform का we haven't taken any loss as return not filed for that particular period. और सारा एडजस्ट करने पे वी आर गेटिंग दिस इनकम ऑफ 45,000। तो मैंने जिस तरह आपको हियरार्की लेवल बताया था, फर्स्ट वी आर गोइंग टू एडजस्ट ऑल द बिजनेस लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, और उसके बाद वी कैन एडजस्ट दी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। जिस तरह हमारे पास कॉस्मेटिक वाले बिजनेस में था ना, 50,000 का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट अवे आप इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, यू हैव टू वेट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रेस्ट अदर लॉसेस। बिजनेस लॉसेस एडजस्ट करने के बाद वी कम विद द फिगर ऑफ 45,000 एज एन इनकम। इसमें इनकम आई है तो इसमें वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 45,000 का।
तो 50,000 में से 45,000 एडजस्ट हो गए, स्टिल 5,000 रिमेन्स जो कि आपके कैरी फॉरवर्ड करे जाएंगे। इज दिस पार्ट इज क्लियर? यस मैम। एक इसमें क्वेश्चन था आपके बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो भी कई बार पुराने अटेम्प्ट्स में, काफी बैक अटेम्प्ट में पूछा गया है, प्रीवियस अटेम्प्ट्स में। एनीबॉडी इज गेटिंग वो पार्टनरशिप का चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक? जस्ट लेट मी नो द पेज नंबर इन विच इट इज कमिंग। करेक्ट, दिस इज द प्रोविजन। यहाँ आ जाएंगे सेक्शन 78 पे। Now try to understand this in one go. Nothing they are saying कि पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हैं। चेंज इन द सेंस कि पार्टनर या तो रिटायर हो रहा है या रिजाइन कर रहा है, रेजिग्नेशन है या बाय वे ऑफ डेथ वो उसको छोड़ रहा है पार्टनरशिप फर्म को। डेथ, रिटायर हो गया, इवन द रेजिग्नेशन कैन वर्क हियर। तो दे आर सेइंग कि जो पार्टनर गोइंग है, जो गोइंग पार्टनर है, उसका जो लॉसेस में शेयर है, जो उसका शेयर ऑफ लॉस है, कैन नॉट बी अलाउड फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, लास्ट ईयर बिजनेस में लॉस हुआ 6 लाख रुपीस का। तो इनके कैपिटल अकाउंट में अगर इक्वल प्रोपोर्शन है, कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा चला गया? 2 लाख रुपीस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। पार्टनरशिप फर्म ने अपनी रिटर्न भरी, पार्टनरशिप फर्म फाइल्ड रिटर्न और उसमें फर्म क्लेम अ लॉस ऑफ 6 लाख। 6 lakhs का पार्टनरशिप फर्म ने लॉस क्लेम करा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर पार्टनरशिप फर्म इज हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ लेट्स से 12 लाख रुपीस। ठीक है, नाउ दिस टाइम द फर्म इज गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ 12 लाख रुपीस। तो सिचुएशन वुड बी लाइक दिस कि 12 लाख रुपीस में से 6 लाख का तो लॉस एडजस्ट होगा सबसे पहले, लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर। इनकम कितना बचता है रेस्ट? मैं इसमें ना थोड़ा सा फिगर और कर लेती हूँ। आई एम गोइंग टू मेक इट 4। आई एम जस्ट चेंजिंग दिस फिगर। ठीक है, तो नाउ नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जिस पे टैक्स पे करना है वो फिगर कितनी बनेगी? 9 लाख रुपीस की। ठीक है, इस पे हम टैक्स पे करेंगे। पार्टनर्स के हैंड में नेक्स्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से रहेगा? विद द इनकम ऑफ 12 लाख। पार्टनरशिप फर्म की जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इस तरीके से प्रोपोर्शन आएगा, लाइक दिस।
ये इनके कैपिटल अकाउंट में अकॉर्डिंगली चला जाएगा। ये मैंने अभी आपको नॉर्मल केस बताया कि जब कुछ भी चेंज नहीं है, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, लॉस आता है, कैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गया, हमने रिटर्न फाइल करी पार्टनरशिप फर्म की विद द लॉस 3 लाख, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट्स है और प्रॉफिट्स में से हमने एडजस्ट करा पहले लॉसेस को, रेस्ट अमाउंट पे टैक्स पे करा और रिटर्न फाइल कर दी। ठीक है, नाउ ये है सिचुएशन जब देयर विल बी नो चेंज। ये सिचुएशन कब है? व्हेन नो चेंज इन पार्टनरशिप फर्म। बट इफ देयर इज चेंज इन पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, लेट्स से विद द एबीसी सी इज रिटायरिंग, सी इज रिटायरिंग एज ऑन ठीक है। अब इस केस में लास्ट ईयर का सिनेरियो वुड बी सेम, लास्ट ईयर इस प्रोपोर्शन में लॉसेस शेयर हो गए। नाउ सी इज गोइंग ऑन 1 April 20, नेक्स्ट ईयर, नाउ दिस इज वी आर ऑन टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर पे ही ये सी रिटायर कर रहा है। इन दैट केस पहले वाले सिचुएशन में वी आर अलाइंग होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ना इन केस जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो सी का शेयर है, नॉट अलाउड। एंड ओनली 2 लाख विल बी परमिसिबल नाउ। ये पार्ट क्लियर कि नहीं? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट ईयर अब आपका सिचुएशन ऐसा होगा, बिजनेस में ओनली 2 पार्टनर्स वर लेफ्ट। ठीक है, इफ इंस्टेड ऑफ एज ऑन 1 April दिस पर्सन रिटायर्ड ऑन 1 October, इन दैट केस आपका सिनेरियो कैसा रहेगा वो समझेंगे। अब इतना पार्टनरशिप आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, छोटे लेवल 12th क्लास में भी पढ़ा है, इंटर लेवल में भी पढ़ा है। यू नो कि अब कोई भी रिटायर पार्टनर जाता है, जिस दिन वो जाता है उस दिन का वी आर मेकिंग अ एक मेमोरेंडम पीएनएल टाइप बनाते हैं और उसमें एक प्रोपोर्शन डिसाइड हो जाता है कितना प्रॉफिट का पार्ट जाएगा। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका क्या तो हम सेल बेस पे प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं या पीरियड वाइज प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, या हम एक्चुअल फाइनेंशियल बना लेते हैं उस पर्टिकुलर दिन के कितने प्रॉफिट्स रहेंगे। तो हम पीरियड वाइज भी चल सकते हैं, यहाँ पर विल गो विद द पीरियड वाइज सिचुएशन। तो ऐसे केस में तो जो 12 लाख में से अब इन दोनों का हाफ हाफ तो डायरेक्टली नहीं होगा, इसमें अप टू दी अक्टूबर, up to October there were 3 partners, after up to September rather, और फिर अक्टूबर ऑनवर्ड ओनली 2 partners were left। ठीक है, तो अप टू सितंबर वी आर हैविंग प्रॉफिट्स ऑफ हाफ। इन दैट केस ये हाफ प्रॉफिट किन के बीच में बटेंगे? तीनों के बीच में बटेंगे, लाइक दिस। और रेस्ट प्रॉफिट इन दोनों के बीच में आएंगे। ऐसे ही होता है पार्टनरशिप में, अगर कोई जाने वाला पार्टनर होता है उसका हम प्रपोर्शन निकालते हैं जब तक वो रहता है। इनकम टैक्स में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये हम क्यों कर रहे हैं? इनकम टैक्स में ये रूल बोला गया है, इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज गेटिंग सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स इन करंट ईयर, लाइक इन दिस केस करंट ईयर में अगर उसका प्रॉफिट का कोई शेयर है, कितने का प्रॉफिट का शेयर है? 2 लाख का है,
इन दैट केस जो रिटायरिंग पार्टनर का हम शेयर पूरा उसको अलाउ कर देंगे। इन दिस केस क्या कर रहे हैं, अब जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ के लिए परमिसिबल होगा। अगर मैं थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करूं विद दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वो किस तरीके से एडजस्ट होगा इसको देखेंगे। इफ दिस अमाउंट इज ऑफ, अगर ये अमाउंट है 5 लाख रुपीज का, मैंने क्वेश्चन में प्रिजम्पशन ले ली कि अब प्रॉफिट कितने का है, 5 लाख का प्रॉफिट है करंट ईयर में। इन दैट केस इस केस में दोनों में से हायर कौन सा है, 1 लाख है। उसने प्रॉफिट कितने के लिए, 83.33 के प्रॉफिट लिए हैं। तो जो डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड कितना होगा, 16,667। So we are going to disallow this part, जितने का उसको प्रॉफिट शेयर नहीं मिला है। ये प्रोविजन क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं, कि किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। अगर करंट ईयर में उसको प्रॉफिट शेयर अब इस बार कितने का मिल रहा है, 83.33 का मिल रहा है, जबकि बिजनेस लॉस इस पर्सन का कितने का था, 1 लाख का था। तो ऐसे केस में हम पूरा 1 लाख इज नॉट, वी आर नॉट अलाउइंग इट एज अ बिजनेस लॉस। हम टू दिस एक्सटेंड सिर्फ इतना ही पार्ट अलाउ करेंगे, रेस्ट वी आर गोइंग टू डिसअलाउ। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। किसी को इस पार्ट समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो बताएंगे प्लीज। कोई बच्चा इस पार्ट को ना समझ पाया हो, जस्ट सिंपली आस्क और जस्ट आई मूव ऑन यस और नो कर दे, ताकि अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकूं। किसी को समझ नहीं आया, सबको समझ में आ गया। इसके बेसिस पे जस्ट आप क्विकली क्वेश्चन कर लेंगे अपने पास। PQR पार्टनर्स वाला क्वेश्चन करेगी क्लास अपने आप। अगर कुछ क्वेरी है तो जस्ट आस्क मी। साक्षी, द रूल हियर इज सिंपली, रूल सबसे पहला रूल इज द पर्सन गोइंग पार्टनर का अगर कोई लॉस का शेयर है इन द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस पीरियड्स में, उसको यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर द एडजस्टमेंट। फर्स्ट रूल इज दिस। सेकेंड रूल इज अगर गोइंग पार्टनर इज गेटिंग करंट ईयर में कोई प्रॉफिट, करंट ईयर में अगर गोइंग पार्टनर कोई प्रॉफिट शेयर ले रहा है, इन दैट केस सेट ऑफ would be allowed to the extent
his share in profits. This is a simple rule. सबसे पहले जो गोइंग पार्टनर है उसका लॉस अगर कुछ है तो एडजस्टमेंट के लिए अलाउ नहीं होगा, बट इफ उसका करंट ईयर में प्रॉफिट्स में कुछ शेयर आ रहा है देन शट ऑफ अलाउ होगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट. लाइक इन दिस केस जो थर्ड सिचुएशन मैंने ली, गोइंग पार्टनर का लॉस था 1 लाख का शेयर था, बट हम उसको कितना परमिसिबल कर रहे हैं ओनली टू द एक्सटेंट. ये करंट ईयर का प्रॉफिट अगर 5 लाख रुपीज का है तो उसका शेयर था 83.3333 का, तो वी आर अलाउइंग दिस मच तक का लॉस. तो दिस 2,83,333 इतने का लॉस हम सेट ऑफ के लिए अलाउ करेंगे. वी आर स्टडिंग अबाउट द सेट ऑफ का रूल कि हम सेट ऑफ कितना पार्ट कर देंगे, प्रॉफिट का जो सॉरी लॉसेस का कितना पार्ट है जो हम सेट ऑफ करेंगे. इज दैट क्लियर साक्षी? मीनवाइल ये इलस्ट्रेशन से 11 करके देखेंगे अपने एंड पे कि आप क्या इसको कर पा रहे हैं कि नहीं, आप प्रोविजन को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं. कीप इन योर माइंड हम कुछ नया नहीं कर रहे. मैं इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं बिजनेस की इनकम नहीं निकालना सिखा रही, मैं यहाँ पर सिर्फ निकालना सिखा रही हूँ सेट ऑफ के रूल्स कि अगर कोई एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका सेट ऑफ कैसे होगा, उसकी शेयर ऑफ लॉस का सेट ऑफ किस तरीके से किया जाएगा. जो कर पा रहे हैं जस्ट लेट मी नो कि दे बीइंग एबल टू डू इट. अगर नहीं कर पा रहे तो बताएं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. आप लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 11 को? यस मैम, क्लियर है. ओके.
करने में आसान लगा कि नहीं? आप लोगों ने कितनी इनकम निकाली है? कितना सेट ऑफ अलाउ कर रहे हैं आप? $10,000 अलाउ होगा मैम। हाँ जी, 10,000 अलाउ होगा। 10,000 अलाउ कर रहे हैं, फाइन, इट इज करेक्ट। नेट इनकम ये लास्ट ईयर का आपके पास लॉस है। रेशो मेरे पास 1:1:1, this is 1/4 and this is एंड करंट ईयर में ये रिटायर हो रहा है ऑन 31 मई, अप टू 31 मई 2020 और आफ्टर दैट यहाँ पर वी आर गोइंग टू अप्रैल मई यानी 2 मंथ्स का बाकी दोनों ने बिजनेस को कैरी करा, बाकी दोनों की रेशियो कितनी हो जाएगी, इक्वली इक्वली लेके चल लेते हैं हम लोग। ऑल्दो हार्डली मैटर्स टू अस, हमें तो बस इस वाले पार्ट से कंसर्न है। तो यहाँ जो मैक्सिमम वी कैन एडजस्ट, जो मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? ओके, यहाँ पर दो प्रपोर्शन थे। नेट इनकम 120, अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन इज 40,000। एक अपने पास चीज ध्यान रख लेना, ये बिजनेस लॉस नहीं है, बिजनेस लॉस ऑफ 80,000। बिजनेस लॉस आपका कितने का है?
80,000 का है, rest 40,000 is your unabsorbed depreciation. और जो unabsorbed depreciation पे this rule will not work. Unabsorbed depreciation पे this rule will not work. जो अभी हमने डिस्कस करा वो completely permissible होगा. क्या होगा? completely permissible किया जाएगा. Maximum we can adjust 10,000 only. Is this clear now? आज के जो सेट ऑफ वाला चैप्टर आप जितने कंटेंट इसमें बच गए जस्ट रीड इट आउट देम और आज उन्हें कर लीजिएगा. आज के सेशन को एंड कर रही हूँ. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आई कैन वेट, अदरवाइज किसी की कोई स्पेसिफिक क्वेरी है? Those people who are not having any query, they can leave the session, or even I am ending the session. Bye bye.